मैं शिवम विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल @MN क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण में सबसे पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? तो कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें पल प्रतिपल क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं घटित रहती हैं। ठीक है, ये पढ़े थे। इस तरह से परिवर्तन पढ़े थे कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पढ़े थे परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होता है जिनमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उनके द्रव्यमान तथा संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ साथ रासायनिक में हम पढ़े थे कि इनमें भौतिक तथा मतलब भौतिक परिवर्तन साथ साथ उनके गुणों तथा द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद से पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ निर्माण होते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम लोग मुख्यतः चार रूप से करते हैं। पहला होता है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा होता है ताप में परिवर्तन, तीसरा होता है रंग में परिवर्तन, चौथा होता है गैस का निकलना। मैं आपसे, यदि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो दूसरा वीडियो आपको समझ नहीं आ रहा है, इससे अच्छा है कि पहले वीडियो को देख लें, इसके बाद दूसरा वीडियो देखने आए। आइए, इसमें अगला हम लोग पढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक हमारा है केमिकल इक्वेशन, यानी कहते हैं रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है? तो याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारक एवं अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक का मतलब क्या होता है? यदि हाइड्रोजन है तो H लिखते हैं, ऑक्सीजन है तो O के साथ भौतिक अवस्था लिखते हैं। भौतिक अवस्था मतलब क्या? वो द्रव है, ठोस है, गैस है, जलीय विलयन है, सभी को हम लोग लिखते हैं। ठीक ना? भौतिक अवस्था क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस, जलीय विलयन। ठोस को सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड कहते हैं, गैस को गैसीय कहते हैं। ठीक ना? जलीय विलयन को क्या कहते हैं? एक्टिव कहते हैं। ठीक ना? जलीय विलयन क्या कहते हैं? एक्टिव कहते हैं। ठीक ना? आइए, इसका हम एग्जांपल है, देखिए। हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो जल का निर्माण करता है। अब ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, ये तो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब याद रखिएगा इसका प्रतीक क्या है? तो ये H है, ठीक ना? H2 होगा। ठीक, ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पर हमारे पास O2 हो जाएगा। ठीक है, और ये करने के बाद जल का होता है 2H2O। ठीक है, ये वजह है कि इनकी भौतिक अवस्था को लिखने के लिए। तो भौतिक अवस्था हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन गैस होता है। लेकिन पानी क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। इसमें तो क्या करते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण, जिनमें क्या करें? रासायनिक अभिक्रिया में जो जो दिया, जैसे हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, अब मिलने के बाद क्या बन रहा है? जल बन रहा है। चूंकि आपको पहले से पता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है? रिएक्टेंट यानी अभिकारक है, और जो बन रहा है जल, ये क्या है? हमारे पास उत्पाद है। दूसरा देखिए, इसमें मैग्नीशियम हमारे पास है, इसके साथ साथ हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। तो मिलने के बाद आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम क्या होता है? Mg होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? O होता है। मिलने के बाद क्या बना रहे हैं? MgO बना रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको। अब इसकी यदि भौतिक अवस्था के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है। ये गैस होता है। मिलने के बाद क्या प्राप्त होता है? सॉलिड ही प्राप्त होता है। नोट करिए इसको भी। चलिए, इसका तीसरा एग्जांपल देखते हैं। कहा जाता है कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो हमें जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये देखते हैं, जिंक को जो है Zn से दर्शाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 होता है। मिलने के बाद हमें जिंक सल्फेट मिला रहा है, ठीक ना? तो ZnSO4
के साथ हाइड्रोजन गैस मिला रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसको कि जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं होती उसे क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। इसको नोट लिख लीजिए। देखिए बोला गया कि जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं होती उसे क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये बताइए कि यदि आपके शरीर में से, ठीक है, मांस को निकाल दिया जाए तो शरीर पूरा पूर्ण कहलाएगा नहीं ना, वो तो सिर्फ कंकाल कहलाएगा। अब मांस जब चला, मांस जो हमारे शरीर में आगे जुड़ जाता है तब तो पूरा टोटल शरीर कहलाता है। सेम उसी प्रकार से ये होता है। ये देखते हैं अगला, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे, कहा जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जितने पदार्थ अभिक्रिया करने से पहले, यानी कि क्या, जो अभिकारक होते हैं उनमें परमाणु संख्या जितनी होती है उतने क्या होनी चाहिए, उत्पाद में होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखिए, जब हमारे पास Fe यानी ये आयरन होता है के साथ H2 यानी जल हम लोग मिलाते हैं तो उस कंडीशन हमको प्राप्त होता है FeO4 के साथ हमको मिलता है H2 गैस मिलता है। ठीक है बच्चों, H2 सॉरी Fe3 और हाँ यहाँ पर O4 ये हाइड्रोजन जो है गैस हमको मिलता है। अब याद रखिएगा कि इस कंडीशन में कहेंगे क्या संतुलित है, तो कहें देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो Fe3 है और यहाँ पर क्या है Fe1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ये हाइड्रोजन 2 है। तो क्या संतुलित है, कहेंगे इसको हम लोग कि ये जो है ये समीकरण और संतुलित है। जब ये असंतुलित है तो आइए इसको हम संतुलित करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो ऐसे आप लोग भी चार्ट बनाइएगा, खाने वाला चार्ट नहीं, याद रखिएगा आप लोग। पहले हम लिखेंगे तत्व, दूसरे में लिखेंगे अभिकारक और तीसरे में लिखेंगे उत्पाद। ठीक है, अब हमारे पास तत्व कितने हैं, तो 3 तत्व हैं। ठीक है, पहला तत्व क्या है, हमारे पास Fe यानी कि लोहा है, दूसरा हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है और तीसरा क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, अब याद रखिएगा अभिकारकों में परमाणु संख्या कितनी है लोहे की, तो यहाँ पर कितने हमारे पास 1 है। ध्यान रखिएगा इसमें कितनी है हमारे पास 1 है, और हाइड्रोजन कितनी है 2 है, और ऑक्सीजन कितनी है 1 है। ठीक है, अब उत्पाद करते हैं, उत्पाद में Fe जो है लोहा है 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, और इसमें ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो क्या कह सकते हैं संतुलित है, नहीं था, इसको हम लोग संतुलित करते हैं। ठीक है, तो संतुलित करते हैं, तो मैं इसको फिर लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा कि ये 3 है, तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 3, यानी उस कंडीशन में यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हमारा संतुलित हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितना है 4 है और यहाँ पर 1 है, तो मैं यहाँ पर किससे 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 4 से, तो ये 4 हो गया। तो बताइए कि इसमें यदि 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4 हो जा रहा है। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया। ठीक है, बट ये हाइड्रोजन 4 में कितना हो गया 8, तो उस कंडीशन में मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
और उस कंडीशन जो इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 8 हो गया। ठीक, और उसी कंडीशन में अभी उत्पाद में भी कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो मैं इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना हो जाएगा, 8। तो अब यहाँ पर जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए क्या ये समीकरण संतुलित है, एक बार चेक करिए आप लोग। तो ठीक, तो कहेंगे कि देखिए दोनों तरफ जो है हमारा क्या है, परमाणु संख्या यहाँ पर क्या होगी, बराबर हो गई। देखिए यहाँ पर कैसे, देखिए यहाँ पर जो है Fe में भी परमाणु संख्या 3 है, अभिकारक में, उत्पाद में भी 3 हो गया। हाइड्रोजन जो है अभिकारक में भी 8 था, उत्पाद में भी 8 हो गया। और ऑक्सीजन अभिकारक में भी कितना है, 4 है, और उत्पाद में भी क्या हो गया, 4 हो गया। तो कहेंगे अब ये जो अभिक्रिया हमको क्या मिली है, संतुलित। इनको क्या प्राप्त हो गया, संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। नोट करिए इसको। अब यही पे मैं बात कर दूं इनकी भौतिक अवस्था में लिखने के लिए। Fe क्या है, लोहा है, तो ये सॉलिड होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और ये हमको क्या मिलेगा, गैस फॉर्म में मिलेगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ध्यान देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, ठीक ना, हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, रिएक्शन करने के बाद जो है हमको मिल रहा है 2MgO मिल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये बताइए कि क्या हमारा समीकरण संतुलित है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो फिर पुनः ये हम क्या बनाएंगे, हम लोग चार्ट बनाएंगे। फिर लिखेंगे तत्व, फिर लिखेंगे अभिकारक, यहाँ लिखेंगे उत्पाद। ठीक है, तत्व में हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, और क्या है, ऑक्सीजन है। अभिकारक में कितने हैं, तो ये 1 है और ये 2 है। उत्पाद में क्या है, ये भी 2 मिल रहा है और ये भी 2 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो मैं कहूँगा इसमें यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में लिखेंगे Mg, यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वो 2, और यहाँ पर प्राप्त हो गया M2MgO। ये जो हमारा समीकरण था ये हमारा असंतुलित था। ठीक है, और हमको ये जो प्राप्त हुआ है, इनको क्या प्राप्त हुआ है, संतुलित। नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इससे द्रव्यमान क्षय के नियम द्वारा, इसको हम इस नियम से समझते हैं। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही ह्रास होता है। याद रखिएगा, यही हमारा क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, चाहे कोई भी हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, अभी जस्ट इससे पहले बताया हम लोग है कि H2 प्लस O2, ठीक है, मिलकर बनाते हैं 2H2। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। तो याद रखिएगा जितना द्रव्यमान इन दोनों का रहेगा उतना ही द्रव्यमान इन दोनों का रहेगा, ये याद रखिएगा। इसमें न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ये बात याद रखिएगा। यही हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा।
ठीक है। यदि इसकी परिभाषा की मैं बात करूं तो लिख सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्या, रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है। ठीक है, नोट कर लिया इसको।